गुरुवार की रात थी, आधी रात के करीब। मुझे याद है कि प्लेटफॉर्म पर लगी घड़ी 11:58 बजे लाल रंग में चमक रही थी। इसकी रोशनी बुझते अंगारे की तरह हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। लोकल ट्रेन फिर से लेट हो गई और मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अकेला था, सिवाय एक सो रहे कुत्ते और 10 मिनट पहले हुई घोषणा की गूंज कि मैं थका हुआ था। एक छोटी सी फर्म में ग्राफिक डिजाइनर के रूप में मेरी नौकरी ने मुझे पूरे दिन काम पर रखा और आज तो और भी ज्यादा नारकीय था। मैं बस घर जाना चाहता था। माँ ने जो भी बचा हुआ खाना अलग रखा था उसे खाकर अपने बिस्तर पर लेट जाना चाहता था, लेकिन वहां अकेले खड़े होने पर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अप्रैल की मुंबई की रात के हिसाब से हवा असामान्य रूप से ठंडी थी और मैं लगभग अपनी सांसों की आवाज सुन सकता था। आखिरकार ट्रेन आ गई। उसकी हेडलाइट उस कोहरे को चीरती हुई आ रही थी जो अजीब तरह से छा गया था। विरार के लिए आखिरी ट्रेन, उद्घोषक ने आवाज लगाई। मैं अंदर गया। मुझे उम्मीद थी कि देर रात तक यात्रा करने वाले यात्रियों की हमेशा की तरह अफरा तफरी होगी, लेकिन मैंने जो देखा उससे मैं स्तब्ध रह गया। पूरे डिब्बे में सिर्फ 4 लोग थे। एक बूढ़ी औरत दरवाजे के पास बैठी थी, अपने खाली हाथों को घूरते हुए खुद से कुछ बुदबुदा रही थी। दूसरा एक औपचारिक सूट पहने एक युवक था जो दीवार की ओर मुंह करके पुतले की तरह अकड़ा हुआ खड़ा था। तीसरा खाकी वर्दी में एक तगड़ा आदमी था जो सो रहा था लेकिन आधी रात की तरह हिल रहा था। और चौथा खिड़की के पास मेरी सीट पर बैठते ही मेरे ठीक सामने बैठा था। वह 50 के दशक के आखिर में दिख रहा था। बिखरे बाल, ढंसी हुई आंखें, कम से कम एक दशक पुराना ग्रे कुर्ता पहने हुए। वह अपनी सांसों में कुछ बुदबुदा रहा था। ये ट्रेन, वापस मत जा। मैंने भौहें सिकोड़ी। शायद वह मानसिक रूप से परेशान था। मैंने अपने ईयरफोन लगाए, लेकिन इससे पहले कि मैं संगीत बजा पाता, डिब्बे की लाइटें टिमटिमाने लगी। 1 बार, 2 बार, फिर स्थिर हो गई। मेरे सामने बैठा आदमी बुदबुदाना बंद कर दिया। उसने मेरी तरफ देखा नहीं, वह घूरता रहा। उसकी आंखें खोखली थीं, सिर्फ थकी हुई नहीं, खोखली, मानो किसी ने उनके पीछे की सारी चीजें खाली हों। और फिर उसकी गर्दन झटके से हिली। इतनी तेज आवाज के साथ मैं उछल पड़ा। यह लगभग अस्वाभाविक रूप से बाईं ओर हिंसक रूप से मुड़ गया और उसका सिर वहीं लटक गया। उसकी आंखें अभी भी घूर रही थीं, अभी भी खुली हुई थी। मैं चौंक कर खड़ा हो गया। हेलो, मैंने चिल्लाया। बूढ़ी औरत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। सूट पहने आदमी ने कोई हरकत नहीं की। सोए हुए आदमी ने जोर से खर्राटे लिए। वह बस, मैं वाक्य पूरा नहीं कर पाया। मेरा गला सूख गया। मैं उस आदमी के और करीब गया, ये सोचते हुए कि शायद वह बेहोश हो गया है, शायद उसे कोई स्ट्रोक या दौरा पड़ा है, लेकिन उसका शरीर अकड़ गया था। उसकी त्वचा ठंडी थी। मर गया। मैंने मदद के लिए पुकारने के लिए पलटा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कोई अलार्म चेन नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई हरकत नहीं। मैं पीछे हट गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जैसे ही मैंने उसकी सीट पर वापस देखा, उसका शरीर गायब था, लेकिन उसकी परछाई अभी भी वहां थी। सीट पर एक बेहतरीन सिलहूट। मैंने पलकें झपकाईं, अपनी आंखें मली। सीट खाली थी, लेकिन परछाई बनी रही। तभी मैंने इसे नोटिस किया। ट्रेन की खिड़की पर मेरा प्रतिबिंब मेरी हरकतों से मेल नहीं खा रहा था। ये देरी से चल रहा था, विकृत था, एक धीमी वीडियो कॉल की तरह। और एक पल के लिए मैंने अपने बगल में एक और चेहरा देखा, एक पीला भावहीन चेहरा। मैंने पर्दा नीचे गिरा दिया। मेरी हथेलियां पसीने से तर थीं। मैंने अपना फोन पकड़ा। कोई नेटवर्क नहीं था। बैटरी 13% पर थी। ट्रेन किसी भी स्टेशन पर रुकती हुई नहीं दिख रही थी, बस अंतहीन अंधेरी पटरियां। कोई घोषणा नहीं, कोई हलचल नहीं, बस पहियों की नीरस खड़खड़ाहट। माफ कीजिए, मैंने फिर से पुकारा। मैं बूढ़ी औरत की ओर चला गया। वह अभी भी बुदबुदा रही थी। वह उन लोगों के लिए आता है जो नोटिस करते हैं, वह जागने वालों के लिए आता है। मैं पीछे हट गया। सूट पहने आदमी धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा धुंधला था, एक धब्बे की तरह। कोई विशेषता नहीं,
बस हड्डी पर फैली हुई त्वचा। मैं अगले डिब्बे में भाग गया। ताला लगा हुआ था। ट्रेन की गति बढ़ रही थी। रोशनी थोड़ी कम हो गई। हवा भारी हो गई, जैसे कपड़े से सांस ले रहे हो। मैं अपनी सीट पर वापस आ गया, या जो मुझे लगा कि मेरी सीट है, लेकिन सीट अलग थी। वह किसी चीज से भीगी हुई थी। खून, और खिड़की पर नाखून से खरोंचे गए 3 शब्द थे, अगला तुम्हारा है। मेरे पैर लड़खड़ा गए। मैं फर्श पर बैठ गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वह मेरी खोपड़ी में गूंज रहा था। उठो उठो कृपया, मैंने खुद से फुसफुसाया। लेकिन यह कोई सपना नहीं था, यह सब हो रहा था। खौफ, सन्नाटा, मौतें जिन्हें कोई और नोटिस नहीं कर रहा था। मैंने हिम्मत करके ऊपर देखा। परछाई अभी भी वही थी, लेकिन अब वह धीरे धीरे अपना सिर मेरी ओर घुमा रही थी। काश मैं कह पाता कि मैं उस ट्रेन से उसी क्षण कूद गया था जब मैंने उस परछाई को अपनी ओर मुड़ते देखा था, लेकिन नहीं, मैं वहीं बैठा रहा, जम गया। मेरे शरीर ने जवाब देने से इनकार कर दिया। मेरा मुंह सूख गया था, मेरे अंग ठंडे हो गए थे, और मैं केवल ट्रेन की भयानक गुनगुनाहट सुन सकता था जो अंधेरे में चीरती हुई जा रही थी। छाया मुझे अनंत काल तक घूरती रही। फिर धीरे धीरे वह फीकी पड़ने लगी, धुएं की तरह नहीं, बल्कि जैसे कोई उसे वास्तविकता से मिटा रहा हो, टुकड़े टुकड़े करके, और अचानक वह गायब हो गई। मैं हाँफने लगी, आखिरकार हिलने में सक्षम हो गई। मैं खड़ी हो गई, कांपते हुए सोच रही थी, यह असली नहीं है, यह असली नहीं हो सकता। शायद मैंने इसकी कल्पना की हो, शायद वह आदमी ट्रेन से उतर गया हो, शायद मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन चाहे मैं खुद से कितने भी बहाने क्यों न बनाऊं, मेरा दिल सच जानता था, कुछ बहुत बहुत गलत था। ट्रेन धीमी होने लगी। धातु के खिलाफ धातु की घिसावट मेरे कानों को चुभ रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। एक स्टेशन आ रहा था, लेकिन यह कोई ऐसा स्टेशन नहीं था जिसके बारे में मैंने पहले कभी सुना हो। जंग लगी चेन पर साइन मुश्किल से लटका हुआ था, और उस पर लिखा था काल विहार स्टेशन। क्या ये इस रूट पर नहीं है? ये किसी भी रूट पर नहीं है। मैंने करीब से देखा, स्टेशन पूरी तरह से सुनसान था। कोई लोग नहीं, कोई विक्रेता नहीं, कोई आवाज नहीं, बस टूटी हुई बेंचों से हवा की फुसफुसाहट आ रही थी। ऊपर लगे लैंप टिमटिमा रहे थे, जिससे लंबी अस्वाभाविक छाया पड़ रही थी। और फिर मैंने घड़ी देखी, 33 बजे सेकंड की सुई अपनी जगह पर हिल रही थी, टिक नहीं रही थी, बस अटकी हुई थी, कांप रही थी, जैसे हिलना चाहती थी लेकिन हिल नहीं पा रही थी। मैंने सहज रूप से अपना फोन चेक किया, अभी भी कोई सिग्नल नहीं, और समय 3:33 बजे। मैंने फिर से ऊपर देखा। ट्रेन के दरवाजे फुफकार के साथ खुले, लेकिन कोई नहीं हिला, कोई भी यात्री हिला तक नहीं। मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा करने के लिए किसने मजबूर किया, लेकिन कुछ मुझे खींच रहा था। शायद यह जिज्ञासा थी, शायद डर, शायद कुछ और। लेकिन मैं बाहर निकल गया। प्लेटफॉर्म बर्फ की तरह ठंडा था। मेरे कदम अस्वाभाविक रूप से गूंज रहे थे, जितना उन्हें होना चाहिए था उससे ज्यादा तेज। मैंने चारों ओर देखा। दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे थे, फटे हुए, फीके, कुछ ऐसी भाषा में लिखे थे जिन्हें मैं पहचान नहीं पाया। दूसरे लोगों की तस्वीरें दिखाते थे, लोगों के चेहरे खरोंचे हुए थे। मेरी सांस तेज हो गई। मैंने पीछे मुड़कर ट्रेन को देखा और वह चली गई, बस ऐसे ही गायब हो गई। जो कुछ बचा था वह 2 पटरियां थीं जो अंधेरे में फैली हुई थी। मैं पीछे की ओर लड़खड़ा गया। क्या बकवास है, मैं अभी अभी उतरा था, अभी 30 सेकंड भी नहीं हुए थे। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मैं उसे अपने कानों में सुन सकता था। मैंने फिर से अपने फोन की ओर हाथ बढ़ाया, फिर भी कोई सिग्नल नहीं था। स्क्रीन स्थिर होने से पहले थोड़ी देर के लिए गड़बड़ा गई, और फिर मैंने देखा कि वॉलपेपर बदल गया था। यह अब मेरी और मेरी बहन की तस्वीर नहीं थी, यह मेरी एक तस्वीर थी प्लेटफॉर्म पर। अभी मैं एक सर्कल में घूमा, हर कोने को स्कैन किया। क्या कोई मुझे देख रहा था, तस्वीरें ले रहा था, शरारत कर रहे हो? लेकिन स्टेशन खाली था, मरा हुआ। मैंने बाहर निकलने के गेट तक चलने की कोशिश की, लेकिन रास्ता घुमावदार रहा। कसम से मैंने एक ही टूटी हुई बेंच को 3 बार पार किया। वही कुचला हुआ सोडा कैन, वही फटा हुआ पोस्टर जिस
पर लिखा था पीछे मत देखो, लेकिन बेशक मैंने देखा, और तभी मैंने उसे देखा, ट्रेन से वही आदमी जिसकी गर्दन टूट गई थी। वह प्लेटफॉर्म के दूर छोर पर खड़ा था। उसका सिर अभी भी एक तरफ झुका हुआ था। उसकी मृत आंखें मेरी आंखों पर टिकी हुई थी। वह हिला नहीं, पलक नहीं झपकाई, बस वहीं खड़ा रहा, देखता रहा। मैं भागा उसकी ओर नहीं, दूर प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर की ओर, उम्मीद करता हुआ कि शायद कोई और ट्रैक हो, कोई और ट्रेन हो, कोई और रास्ता हो। लेकिन जितना मैं भागा, प्लेटफॉर्म उतना ही लंबा होता गया। मैंने पीछे देखा, वह करीब था, अभी भी नहीं हिल रहा था, लेकिन करीब था। मैंने पलक झपकाई और अचानक वह चला गया। मैं रुक गया, हांफने लगा। फिर मैंने इसे सुना, एक फुसफुसाहट मेरे कान में, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर एक चीख हवा में गूंजी, स्टेशन स्पीकर से खून जमा देने वाली चीख। यह बजती रही बार बार। उसने मेरा चेहरा छीन लिया, उसने मेरा चेहरा छीन लिया, और फिर सन्नाटा छा गया। लाइटें बुझ गईं, पूरा अंधेरा। मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और टॉर्च का इस्तेमाल करते हुए अपना फोन निकाला। रोशनी की किरण मेरे हाथ से कांप रही थी, और फिर मैंने पैरों के निशान देखे, खून से सने हुए, ताजा। वेटिंग रूम की ओर जा रहे थे। मुझे मुड़ जाना चाहिए था, पटरियों पर इंतजार करना चाहिए था, चमत्कार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन मैं उनके पीछे चला गया। कमरे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी। उस पर एक अखबार था। हवा न होने के बावजूद उसके पन्ने फड़फड़ा रहे थे। शीर्षक था, काल विहार स्टेशन पर आदमी गायब हो गया, 3 दिन बाद मृत घोषित किया गया। फोटो मेरी थी। मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा, फोन गिरा दिया। अब उसकी रोशनी छत की ओर थी। तभी मैंने उन्हें देखा। दीवारों पर दर्जनों छायाएं रेंग रही थीं, चल नहीं रही थीं, रेंग रही थीं, उलटी बगल में, मानो गुरुत्वाकर्षण का कोई मतलब ही नहीं था। हवा में फुसफुसाहटें भर गईं। हमारे साथ आओ, वह आ रहा है, तीसरी मौत करीब है। मैं बेदम होकर दरवाजे के किनारे से लड़खड़ाते हुए बाहर भागा। प्लेटफॉर्म पर वापस आकर मैंने दूर से एक रोशनी देखी, एक ट्रेन, वह आ रही थी। मैं किनारे की ओर भागा, हाथ हिलाते हुए, चिल्लाते हुए। जैसे जैसे वह करीब आई, मुझे कुछ भयावह एहसास हुआ। उसमें कोई ड्राइवर नहीं था, सिर्फ खाली सीटें थीं, और उन सीटों में से एक पर खिड़की से सटा हुआ मेरा चेहरा था, मृत, पीला, आंखें खोखली। ट्रेन चीख कर रुकी, दरवाजे खुले, और मैंने फिर से वही आवाज सुनी, तुम्हें हमेशा वापस आना था। मैं लकवाग्रस्त हो गया था, दुनिया घूम गई, मेरी दृष्टि धुंधली हो गई। मुझे जो आखिरी चीज याद है वह यह थी कि ट्रेन के अंदर से एक हाथ बाहर आया और मुझे अंदर खींच लिया। मुझे याद नहीं कि मैं वापस ट्रेन में चढ़ा या नहीं, या शायद मैं कभी गया ही नहीं। जो वास्तविक था और जो नहीं था, उसके बीच की रेखा हजारों टुकड़ों में बिखर गई थी, और मैं उन सब के बीच कहीं था। दरवाजा मेरे पीछे बंद हो गया और ट्रेन आगे की ओर झुक गई। रोशनी बेतहाशा टिमटिमा रही थी। मैं संतुलन के लिए जंग लगे खंभे को पकड़कर लड़खड़ा रहा था। खिड़कियां काली हो गई थीं, मानो रात ने खुद ही अपने हाथ उन पर चिपका दिए हों। अब कोई यात्री नहीं था, बस एक गलियारा जिसमें 3 दरवाजे थे, एक जैसे, पुराने, लकड़ी के, हर एक पर कुछ न कुछ उकेरा हुआ था, लेकिन अक्षर बहुत ज्यादा खरोंचे हुए, बहुत फीके थे। हालांकि बीच वाला धड़कता हुआ लग रहा था, लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह सांस ले रहा हो। हवा नहीं थी, लेकिन दरवाजा बहुत हल्का सा हिल रहा था। मैंने हाथ बढ़ाया, हैंडल जम रहा था, और जैसे ही मैंने उसे घुमाया, दरवाजा चरमरा कर खुला और सामने आया एक दालान, लेकिन ट्रेन के धातु के गलियारे नहीं। यह अलग था। यह एक स्कूल था, एक पुराना स्कूल, जैसा कि आप केवल ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरों में देखते हैं। चाक, पुरानी लकड़ी और कुछ और भी बासी गंध हवा में भर गई। मैंने अंदर कदम रखा। मेरे कदमों की आवाज अस्वाभाविक रूप से गूंज रही थी। डेस्क बड़े करीने से पंक्तिबद्ध थे, और ब्लैक बोर्ड पर लाल चाक से लिखे हुए शब्द थे, क्लास में बाधा न डालें। कक्षा भरी हुई थी, बच्चे चुप, ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए, उनकी आंखें ब्लैक बोर्ड पर टिकी हुई थीं, और वे लिख रहे थे। लेकिन कुछ गड़बड़ थी, बहुत गड़बड़। जैसे ही वे
समीकरण और नोट्स लिख रहे थे। उनकी गर्दनें झुकने लगी, पहले थोड़ा सा, फिर और। जब तक मैंने पहली चटकने की आवाज नहीं सुनी, जैसे पैरों के नीचे कोई छड़ी टूट रही हो। एक एक करके उनकी गर्दनें अस्वाभाविक रूप से मुड़ने लगी। खून चुपचाप उनकी शर्ट पर टपकने लगा, लेकिन वे लिखते रहे। कोई चीख नहीं, कोई रोना नहीं, बस चुपचाप विकृति। मुझे लगा कि मेरे गले में पित्त चढ़ गया है। मैं लड़खड़ा गया, मेरी आवाज गले में अटक गई। मेरी सहज प्रवृत्ति ने मुझे भागने के लिए चिल्लाया, लेकिन मेरे पैर हिले नहीं। अचानक बच्चों में से एक लड़की, शायद 9 या 10 साल की, मेरी ओर देखने के लिए मुड़ी। उसका सिर पतली नसों से लटका हुआ था, लगभग पूरी तरह से अलग, लेकिन वह मुस्कुराई। हम सभी ने डर पर विजय पाने की कोशिश की। उसने फुसफुसाया, लेकिन हम हार गए। उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं थी, यह परतों में थी, जैसे कि 100 आवाजें उसके माध्यम से बोल रही हूं। अब तुम्हारी बारी है। एक साथ सभी बच्चे मेरी ओर मुड़े। उनके चेहरे काले पड़ने लगे। चोट नहीं लगी, जले नहीं, बस काला, मानो उनकी त्वचा मिट रही हो। उनके मुंह गायब हो गए, उनकी आंखें खोखली हो गईं और मैं फंस गया था। मैं भागने के लिए मुड़ा, लेकिन पाया कि जिस दरवाजे से मैं आया था वह गायब हो गया था। उसकी जगह एक खाली दीवार खड़ी थी, जिसमें से खून रिसना शुरू हो गया था, मोटा, काला, धड़कता हुआ। मैंने चारों ओर देखा, घबराया हुआ। जैसे ही बच्चे अपनी सीटों से उठने लगे, कोई पदचाप नहीं, कोई आवाज नहीं, बस वह असहनीय सन्नाटा। जो लड़की बोल रही थी वह मेरे पास आई, अपने पीछे एक रूलर घसीटते हुए। लकड़ी के किनारे से फर्श पर खून के निशान बने हुए थे। उसके पीछे बाकी लोग भी उसके पीछे चले गए। और फिर एक आवाज, एक गहरी गूंजती हुई आवाज जो दीवारों से गूंजती हुई। डर के बिना कोई मुक्ति नहीं है। ऊपर की लाइटें हिंसक रूप से टिमटिमाने लगी। एक एक करके वे फट गईं। मैं एक कोने में पीछे हट गया। मेरी छाती में जकड़न हो रही थी। दीवारें बंद होती दिख रही थी। एक सुस्त यांत्रिक झंकार बजने लगी, जैसे किसी स्कूल की घंटी को किसी प्राचीन चीज ने मोड़ दिया हो और धीमा कर दिया हो। लड़की अब मेरे सामने खड़ी थी। उसने रूलर उठाया और उसे धीरे से मेरी छाती से सटा दिया। तुम सीखोगे, उसने फुसफुसाया, या तुम गायब हो जाओगे। अचानक मेरे दाहिनी ओर एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। एक चीख, मानवीय हताश, उसमें से गूंजी। मैंने संकोच नहीं किया, मैं उसमें भागा। अंधाधुंध टूटे हुए लॉकर और टूटे हुए कांच से अटे अंधेरे गलियारे से गुजरा, और फिर मैं गिर रहा था, अंधेरे में डूब रहा था। जब मैं जमीन पर गिरा तो मैं कराह उठा, चोटिल हो गया और हांफने लगा। मैंने चारों ओर देखा। मैं एक तहखाने में था, एक बॉयलर रूम नहीं, ये पुराना लग रहा था, किसी प्राचीन चीज के नीचे की तरह। छत से जंजीरें लटक रही थीं, दीवारों पर खरोंचें थीं और कमरे के बीच में एक आईना था। लेकिन यह मुझे प्रतिबिंबित नहीं कर रहा था, यह कक्षा दिखा रहा था। बच्चे अपनी सीटों पर वापस आ गए थे, लेकिन मैं भी वहां था, उनके बीच बैठा हुआ। मेरा सिर धीरे धीरे झुक रहा था, मेरी गर्दन से खून बह रहा था। मैं चिल्लाया, शीशे से दूर होकर पास में जंग लगे पाइप से उसे पटक दिया। वह टूट गया और जब टुकड़े गिरे तो वे फुसफुसाए, अब तुम हमारा हिस्सा हो। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा और फिर एक हाथ ने मेरे कंधे को छुआ। मैं मुड़ा। कंडक्टर, वो जो कभी ट्रेन में नहीं चढ़ा था। पहला पार्ट पूरा हो गया है, उसने कहा। उसकी आवाज सूखी और खोखली थी। 2 और बाकी हैं। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, कमरा घुल गया। सचमुच दीवारें धुंध में बदल गईं, फर्श कोहरा बन गया और मैं फिर से ट्रेन के गलियारे में खड़ा था। मेरे पीछे का दरवाजा गायब हो गया। अब सिर्फ 2 दरवाजे बचे। ये बाएं वाला दरवाजा धड़क रहा था। मेरी सांस कांप उठी। उसके पीछे क्या था? क्या मैं अब भी जीवित था? रोशनी टिमटिमाने लगी। आवाज वापस आई। भय के बिना कोई जागृति नहीं है, मृत्यु के बिना कोई पुनर्जन्म नहीं है। मैंने अगले दरवाजे की ओर एक कदम बढ़ाया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। तीसरा दरवाजा मेरे सामने मेरी मानसिकता में आखिरी कील की तरह खड़ा था।
मेरे पास तर्क करने की कोई ताकत नहीं बची थी। दीवारें अभी भी खून से सनी हुई थीं और उस लड़की की आवाज मेरी रीढ़ में गूंज रही थी। डर के बिना कोई मुक्ति नहीं। मैंने आखिरी दरवाजा खोला। हवा धातुमय हो गई। धुएं और जले हुए मांस की बदबू आ रही थी। एक ठंडी खामोशी ने सब कुछ निगल लिया, जैसे कि हवा को भी यहां न बोलने की चेतावनी दी गई हो। मेरे सामने एक ऐसा दृश्य था जो कभी नहीं होना चाहिए था। यह एक टूटा हुआ ट्रेन का डिब्बा था। जला हुआ मलबा पटरियों पर पड़ा था, जैसे कि ट्रेन में एक बार विस्फोट हो गया हो और कोई भी जीवित न बचा हो। लेकिन फिर मैंने उन्हें देखा। शव झुलसे हुए, मुड़े हुए, पहचान में न आने वाले अंदर बिखरे हुए थे। टूटी खिड़कियों से काले पड़ चुके हाथ लटक रहे थे। आधे पिघले हुए चेहरे कुछ भी नहीं देख रहे थे। मेरी अपनी सांस मेरे गले में अटक गई। मैं पीछे की ओर लड़खड़ा गया और फिर एक लाश हिली। उसका सिर मेरी ओर झुका हुआ था। जबड़ा फट गया, जिससे ठंडी हवा में राख की एक लहर फैल गई। फिर आवाज आई, कर्कश, जली हुई, फिर भी अचूक। मैं पहला आदमी हूं जिसे तुमने ट्रेन में देखा जिसने कहा वापस मत जाओ। मैं स्तब्ध रह गया। नहीं, तुम मर चुके हो। तुम मर चुके हो। तुम्हारी गर्दन मुड़ गई, तुम्हारी आंखें। मैंने फुसफुसाया, मृत्यु इस ट्रेन के रास्ते में बस शुरुआत है। जले हुए आदमी की आंखें, अगर वे अभी भी आंखें थीं, हल्की लाल चमक रही थीं। उसका धड़ उठा। बर्बाद मांसपेशियों से नसें खिंच रही थीं। जैसे ही वह मेरी ओर बढ़ा, मैं मुड़ा और भागा, लेकिन हर दिशा, हर रास्ता उनसे भरा हुआ था। जली हुई लाशें, क्षत विक्षत यात्री, खाली सॉकेट वाले भूत कक्षा के बच्चे जिनकी गर्दन से अभी भी खून बह रहा था, मेरी ओर रेंग रहे थे और हर एक ने एक ही बात फुसफुसाई, केवल एक ही जीवित वापस आ सकता है। मेरा दिमाग तर्क, समझ और विज्ञान के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन डर ने तर्क को पूरी तरह से निगल लिया था। मलबे के बीच में मैंने एक फीकी रोशनी देखी, एक दर्पण। मैं उसकी ओर भागा। मेरा अपना प्रतिबिंब पीला और टूटा हुआ वापस घूर रहा था, लेकिन मेरे पीछे आकृतियां इकट्ठी हो गई। वे एक साथ बोले, उत्तर दो और बचो। दर्पण पर एक प्रश्न दिखाई दिया, टपकते खून से लिखा हुआ, आखिरी ट्रेन से पहले आपको सबसे ज्यादा किस बात का डर था? मेरा गला सूख गया। मुझे समझ में नहीं आया। मैं चीखना चाहता था। दर्पण टिमटिमाया। मेरे पीछे मैंने उनकी सांस महसूस की, उनकी उपस्थिति। फिर मेरे अंदर कुछ टूटा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। छवियां चमक उठी। वह रात जब मेरे भाई की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अस्पताल में चीखें, तब से चुपचाप अकेले रहने का मेरा डर। मैंने अपना मुंह खोला, मुश्किल से शब्द बोल पा रहा था। अकेला होना। आईना टूट गया। सारी आवाजें गायब हो गई। लाशें गायब हो गई। बच्चे धुएं की तरह गायब हो गए। मलबा, खून, ठंड, सब गायब हो गया और मैंने अपनी आंखें खोली। मैं वापस ट्रेन में था। मेरी जेब में फोन बज उठा। मैंने कांपते हाथों से उसे बाहर निकाला। एक समाचार अधिसूचना थी। शीर्षक ने मेरा दिल रोक दिया। 23 वर्षीय व्यक्ति अंतिम ट्रेन में लापता। 72 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। इसके नीचे मेरी तस्वीर थी। मैं वहीं स्तब्ध खड़ा रहा। मैं किसी से पूछने के लिए मुड़ा, लेकिन डिब्बा खाली था। केवल वह सीट भरी हुई थी जहां पहला आदमी बैठा था। वह मुस्कुरा रहा था। ट्रेन रुक गई, लेकिन बाहर प्लेटफार्म शहर नहीं था। वह कल विहार था। दरवाजे खुले और फिर से डरावनी आवाज गूंजी, भय ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है, स्वागत है। और वह आखिरी ट्रेन की कहानी थी। एक ऐसी यात्रा जिससे कोई भी वास्तव में वापस नहीं आता। अंश ने वह सामना किया जिससे अधिकांश लोग जीवन भर भागते हैं। भूत नहीं, मौत नहीं, बल्कि उसका सबसे गहरा डर। उसे लगा कि वह बच गया। उसे लगा कि वह वापस लौट आया, लेकिन सच्चाई सरल थी। एक बार जब आप उस अंतिम ट्रेन में चढ़ जाते हैं तो आप वास्तव में कभी वापस नहीं आते। दुनिया आपको भूल सकती है, अखबार आपको लापता बता सकते हैं,
लेकिन आप खुद ट्रेन की छाया बन जाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप रात के अंधेरे में दूर से सीटी सुने, पीछे मुड़कर न देखें, आखिरी ट्रेन का इंतजार न करें, क्योंकि जो लोग करते हैं वे कभी घर नहीं पहुंचते। ओम नमः बुद्ध। अगर इस कहानी ने आपकी आत्मा को झकझोर दिया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सबसे डरावने विचार के नीचे कमेंट करें। हम फिर मिलेंगे एक और अंधेरी रात में।